ব্রিগেডের মঞ্চে একে একে বক্তব্য রাখলেন এই সংযুক্ত মোর্চার বিভিন্ন শরিকের প্রতিনিধিরা। জিতবো, একসাথে এগোবো, বাংলাকে রক্ষা করব, দেশকে রক্ষা করব, গরিব মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করব। আমরা এই সময় প্রচুর নির্বাচনী মিটিং দেখছি, শুনছি। এই মঞ্চে, নির্বাচনী মঞ্চে কি ভাষা, কি শব্দ ব্যবহার হয় আমরা জানি। ব্রিগেডের মঞ্চে দেখছেন এবং মাল্টিক্যাম সম্প্রচার সকাল থেকে আপনাদের সামনে আমরা রেখেছি। টপ শট দেখছেন, যেভাবে রেকর্ড ভিড়ের দাবি করা হয়েছিল, বিমান বসুর বিভিন্ন বক্তব্যে উঠে এসেছিল, কার্যত তার কাছাকাছি ভিড় হয়েছে এমনটাই মনে করছে অভিজ্ঞ মহলের একাংশ। কারণ প্রচুর মানুষ, প্রচুর জনসমাগম। এই যে তিন শরিক সংযুক্ত মোর্চার, এই তিন শরিকের প্রচুর প্রচুর সদস্য সমর্থক যারা এসে উপস্থিত হয়েছেন, কর্মীরা এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং লাল, যেমন লাল পতাকা রয়েছে তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে তেরঙ্গা। একই সঙ্গে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট, আব্বাস সিদ্দিকীর দল, তার পতাকাতেও ছয়লাপ ব্রিগেডের মাঠ। सभापति वाम मोर्चे के चेयरमैन कॉमरेड विमान बसु, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल जी, जनाब अब्बास सिद्दीकी और यहाँ पे बैठे हुए कॉमरेड राजा, कॉमरेड सूर्यकांत मिश्रा, कॉमरेड मनोज भट्टाचार्य, हमारे वाम मोर्चे के कई सारे नेतागण और मेरे भाइयों बहनों और बंधुगण, ব্রিগেডের অনেক র্যালিতে আমি এসলাম আগে, কিন্তু এইরকম জনপ্রবাহটা আজ থেকে কখনো দেখলাম না। মানে আজকে বাঙালে একটা পরিবর্তন আসছে, और वो পরিবর্তন হবে এই সেকুলার মোর্চার পরিবর্তন, এই সংযুক্ত মোর্চার পরিবর্তন, और ওটা আসছে, ওটা নিশ্চিত আমাকে এখানে দিচ্ছে। क्योंकि ये सवाल आज 3 महीने से एक संयुक्त मोर्चा लड़ाई करते हुए, संघर्ष करते हुए बैठा हुआ है दिल्ली के सरहदों पर। लाखों की तादाद में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान 3 महीने से वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। ये जो काले कानून लाए गए हैं कृषि व्यवस्था, उसको रद्द करने के लिए 250 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, लेकिन मोदी साहब को कोई परवाह नहीं। उनके लिए सड़कें खुदवा दी, उनके ऊपर लाठी चलवा दिया, टीयर गैस चलवा दिया, पानी बरसा दी, लेकिन अपने किसान भाइयों को कोई नहीं रोक पाया। और आज भी वो ऐलान यही कह रहे हैं, एक महापंचायत से दूसरा महापंचायत उस पूरे इलाके में, कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे या जब तक मोदी सरकार से नहीं उतरेगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और हमारा अन्नदाता जो हमको जिंदा रखता है, अगर वो इतनी दृढ़ता के साथ वहां पे लड़ रहा है, तो बंगाल में एक और संयुक्त मोर्चा उभर कर पैदा हुआ, और ये है संयुक्त बंगाल मोर्चा, जो आज बंगाल की मुक्ति के लिए भाजपा से, इस सांप्रदायिक ताकतों से, और उनको यहां पे पनपने ना दें। अगर इसके लिए जरूरी है तृणमूल कांग्रेस को भी हटाना, बिना उसके भाजपा को यहां पर आप रोक नहीं सकते हैं। तो इस संकल्प को लेकर आज इतने सारे ताकत और इतने सारे शक्ति इकट्ठा हुए एक मोर्चे पर, जो संयुक्त बंगाल मोर्चा। हमारी स्वागत है आज कि कांग्रेस के साथ, वाम मोर्चे के साथ, वामपंथी पार्टियों के साथ साथ आज जो है इंडियन सेकुलर फ्रंट और जनाब अब्बास सिद्दीकी भी हमारे साथ आए हुए हैं। और हम सब मिलकर आज जो है बंगाल के अंदर, जैसे उन्होंने बड़ी जज्बाती भाषण में उन्होंने जो कहा बातें, जिसके बाद कुछ कहना बहुत ही कम बच जाता है, लेकिन उसके चलते हुए एक जरूर परिवर्तन आज बंगाल के अंदर आ रहा है। और आज ही घोषणा देखा हमने अखबारों में कि 2,60,00,000 रुपए का कोई ग्रांट दिया है राज्य सरकार ने आपके माइनॉरिटीज के हक। अच्छी बात है, ग्रांट माइनॉरिटीज को नहीं, पूरे पिछड़े हुए तबकों को मिलना चाहिए, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन क्यों भाई इस समय दे रहे हो? चुनाव जब आ चुके हैं और कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने वाला है 24 घंटों में, उस समय ये अनाउंसमेंट करने का मतलब क्या है? रिश्वत दे रहे हो? अरे भाई, हम लोग ऐसे लोग हैं इस संयुक्त मोर्चा के
जिनके पास ईमान है, जिनके पास इंसानियत है, और इंसानियत और ईमान कभी नहीं बिक सकती, हम बिकने नहीं देंगे। हम जो है हमारे बंगाल की इज्जत के लिए, ईमान के लिए और इंसानियत के लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन आज ये अगर सोचते हैं कि पॉलिटिक्स ही एक सौदागिरी है, एक सौदेबाजी है, और उस तरीके से ये लूटपाट की सरकारें जो चल रही है, अब भाजपा को ही देख लीजिए, मोदी साहब को कैसे कानून ले आए, कहीं पर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए वो इकट्ठा कर रहे हैं, और भाजपा को कौन दे रहा है ये पैसा, इसका कोई हिसाब नहीं, कोई पूछ नहीं सकता सवाल ये पैसा आ कहां से रहा। और दूसरी ओर से वो जो है अपने निजी फंड में, प्राइवेट फंड में, कोरोना के नाम पर कि कोरोना से लड़ेंगे, उसके नाम पर एक निजी फंड खोल रखा है प्रधानमंत्री महोदय, वहां भी लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं। और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के लिए, किसके लिए? जब चुनाव का समय आता है, राजनीति को एक बिकाऊ माल, एक सौदागिरी के रूप में, सौदेबाजी के लिए वो उतारने की कोशिश। और यहां पर बंगाल में शारदा नारदा वो लूटपाट हमने देख चुकी है। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के दो पहलू है, भाजपा और तृणमूल। आज ये लूटपाट के सवाल को लेकर पेट्रोल के दाम बढ़ा दी, अभी अधीर बाबू से सुना आपने, और ये पेट्रोल के दाम बढ़ा दी तो आज हमारे किसान ने तय किया कि दूध के दाम बढ़ा देंगे। और दूध के दाम बढ़ा देंगे तो आम मेहनतकश लोगों के ऊपर, हम सबके ऊपर कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा, और इस सब के लिए जिम्मेदार कौन? केंद्र सरकार और उसकी नीतियां। तो आज हमें राहत चाहिए, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात उठाते हैं। अब अपने नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम बना लिया मोदी साहब ने गुजरात में, और वो क्रिकेट स्टेडियम के दोनों किनारे किसके किसके है? एक है अदानी एंड, एक है अंबानी एंड। और ये दोनों मिलकर अमित शाह साहब के सुपुत्र वंशवाद के खिलाफ बोलते हैं। अमित शाह साहब के सुपुत्र जी जय शाह, वो जो है वहां के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये है ये लोग। तो आज के दिन आप 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा जो दिया अपने दोस्तों को, अमीर दोस्तों को, कॉर्पोरेटों को, उसको आपने माफ कर दी। एक गरीब किसान 2000-3000 जब वो कर्जा लेता है बैंक से, वो नहीं लौटाता है तो उसका जमीन, उसका पशु, उन सबको जो है आप कब्जे में ले लेते हो। ये उसूल है गरीब के लिए, और अमीर के लिए खुला छूट है लूटने के लिए देश की व्यवस्था को। पूरे हमारे पब्लिक सेक्टर की निजीकरण हो रही है, उसको बेचा जा रहा है, पूरी व्यवस्था को बेचा जा रहा है। और कितने वादे किए हैं, बुलेट ट्रेन देंगे, 15 लाख रुपए देंगे आप सबको, इतने करोड़ों रुपए जो है बैंक अकाउंट में जमा होंगे, हर साल 2 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि होगी, यानी अब तक 12 करोड़ नए नौकरी की सृष्टि होनी चाहिए। हालत क्या है? हालत क्या है हमारे नौजवानों का? वो भटक रहे हैं इधर से उधर नौकरी की तलाश में। बेरोजगारी बहुत बड़ी पैमाने पर गिर चुकी है देश में। जिंदा रहने के लिए कोई राहत नहीं हमारे नौजवानों को, और वो नौजवानों की ऊर्जा जो है हमारे देश को एक बेहतर भारत बनाने की जगह, वो सब जो है आज वेस्ट किया जा रहा है मोदी सरकार की नीतियों के चलते हुए। तो आज सवाल है बेरोजगार का, आज सवाल है ये महंगाई का, आज सवाल है हमारे रोजमर्रा जिंदगी का, आज सवाल है ये कोरोना से पीड़ित जनता के लिए जो राहत के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए आप इकट्ठा किए हो, उस सब का हिसाब दिखाओ, और क्या कितना आपने किस पर खर्च किया। इस सब का नहीं, भर के मारते हैं, नारे देते हैं, और सब खोखला नारे, एक भी जो है नारा वहां पे लागू आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए आज ये लूटपाट की जो सरकारें हैं भाजपा और तृणमूल का, और दूसरी ओर से ये जात पात के नाम पर अबे हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करके अपनी राजनीति करते करते, और ये भी कहते हो हमारे देश के लिए, ये कहते हो हम के लिए। ये हम का मतलब क्या होता है? कई बार बोल चुका हूं मैं, लेकिन मेरे नसों में जब तक खून बहता रहेगा ये हर बार दोहराऊंगा इस बात को। हम माने अपने हिंदुस्तान में, हम का मतलब है
हिंदू का ह और मुसलमान का म, ये दोनों जब जुड़ता है तभी हम बनता है, तभी भारत बनता है, तभी हिंदुस्तान बनता है। और उसको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसको हम नाकाम करेंगे, ना होने देंगे। वो देशद्रोही है। तो उससे जो है हमें उसको बंद करना होगा। तो हमें आज चाहिए ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार। जब ये बात हम कहते हैं तो दिल्ली से जब हम आ रहे थे, कई सारे लोग वहां पर ये पूछ रहे थे कि भाई अगर त्रिशंकु असेंबली आ जाएगी, यानी किसी को मेजॉरिटी नहीं आ जाएगी, तो आप तो कहते हो भाजपा को रोकना है, तो आपका क्या रुझान होगा? तो मैं बोला त्रिशंकु अगर कोई असेंबली आ जाएगी तो हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? आपके मुख्यमंत्री जी से पूछो। कितने बार पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कितने बार भाजपा के साथ समझौता कर चुकी थी? कितने बार केंद्र में मंत्री रही भाजपा की सरकारों में? कितने बार भाजपा के साथ मिलकर यहां पर चुनाव लड़ी? और कितनी बार भाजपा को यहां पर बंगाल में आने के लिए सहूलत किसने दिया? वो यही तृणमूल कांग्रेस ने दिया। तो सवाल यह नहीं कि हम क्या करेंगे अगर त्रिशंकु हो जाएगी, सवाल यह है कि तृणमूल और मुख्यमंत्री क्या करेगी अगर त्रिशंकु हो जाए? अपनी कुर्सी संभालने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर दोबारा एक और बार भाजपा के साथ समझौता करेंगे। तो आश्चर्य मत होना आप लोग, क्योंकि वही उनका चरित्र है, भाजपा के साथ समझौता का चरित्र, और वही जो है वो करने के लिए आज भी वो संभावना है। तो इसलिए इस खतरे से हमें बचना, और एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ लड़ाना, एक भाई को दूसरे भाई के साथ मरवाना, एक हमारी बहन अपनी बहन की इज्जत लुटवाना, और हिंसा और नफरत के आधार पर इस तरीके की वातावरण, एक इंसानियत को ही खत्म करने की वातावरण की पैदाइशी जो की है, ये सांप्रदायिक ताकतें, ये फिरका परस्ती ताकतें, इनको जो है दरकिनार किए बिना इस हिंदुस्तान को, इस भारत को हम नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए आज हमें चाहिए नारा ये कि बंगाल के लिए ना लूटपाट का सरकार, ना जात पात का सरकार, बंगाल के लिए ना जूत पात का सरकार, ना जात पात का सरकार। हमें चाहिए बंगाल की आवाम का पुकार है जनहित की सरकार, जनहित की सरकार चाहिए हमें, ना लूटपाट का, ना आपके जात पात का। तो इसलिए ये नारा हम लगाएंगे। जनहित का मतलब क्या है? काम, जमीन, जिंदगी, इन सब की सुरक्षा। काम, जमीन, जिंदगी की सुरक्षा, वो है जनहित। तो इसलिए ये नारा हमें रखना चाहिए, ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, बंगाल आवाम की पुकार, जनहित की सरकार। तो मैं पहले ये 3 लाइन मैं पढ़ूंगा, जनहित की सरकार की आवाज आप लगाओगे मेरे बोलने के बाद। ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, बंगाल आवाम का पुकार, जनहित का सरकार। ये जनहित की सरकार आप और हम मिलकर लगाएंगे इसको। ना लूटपाट की सरकार, ना जात पात की सरकार, बंगाल आवाम का पुकार, जनहित का सरकार। और ये जनहित का सरकार के लिए आज जो है हम तैयार रहे। ये है हमारे सामने चुनौती, ये है हमारे सामने आज के दिन एक राजनीतिक लड़ाई। इस राजनीतिक लड़ाई में बिना जीत हासिल किए, जहां से ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत हुई है आपके प्लासी से बंगाल में, वो उस तरीके से फिर दोबारा एक किस्म की, एक गुलामी की हुकूमत इस सांप्रदायिक फिरका परस्ती ताकतों का यहां से शुरू ना हो, ये नहीं होने देंगे। इसलिए बहुत कुछ धर्म का नाम, भगवान का नाम ले लेते हैं। आखिरी में एक ही बात कहूं मैं, ये कलयुग का जमाना है। कलयुग में कहा जाता है सब कुछ उल्टा होता है। पहले युग में आते थे, सुनते हैं, वो कहानियों में है, पौराणिक कहानियों में, कि भगवान आते थे कि असत्य को खत्म करना और सत्य को बरकरार रखना। इसलिए प्रहलाद को बचाना और उनके राक्षस बाप को मारने के लिए आपके लक्ष्मी नरसिम्हा अवतार में आते हैं, आधा जानवर आधा इंसान,
और आधा जानवर आधा इंसान के रूप में आकर वो जो है हिरण्यकश्यप को मारते। लेकिन कलयुग में सब उल्टा होता है। आज के अवतार जो आ रहे हैं वो असत्य को बचाने के लिए और सत्य को और इंसानियत को और ईमान को उसको जो है खत्म करने के लिए आज के ये अवतार आए हुए हैं। सो कलयुग के अवतार से हमें बचना है, कलयुग के अवतारों को हमें हराना है और तभी जो है ये जनहित की सरकार बंगाल में आ सकती है। तो उसके लिए आप सब लोग साथ तैयार रहिए, क्योंकि इतना व्यापक ये संयुक्त मोर्चा शायद बंगाल में आज तक इस तरीके से कभी नहीं बनी। हम स्वागत करते हैं हमारे सभी साथियों को, इंडियन सेकुलर फ्रंट को, कांग्रेस के साथ तो पहले भी चलते रहे, वाम मोर्चे के सभी पार्टियों को और बाकी जितने भी पार्टियां भी आए हैं, वाम मोर्चे की तरफ से, सीपीआईएम की तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप सबको हमारा स्वागत। और सब मिलकर आज बंगाल को बचाएं ताकि कल को भारत को बचाएं और आने वाले कल को एक बेहतर भारत और बेहतर बंगाल का निर्माण करें। तो इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर ये आवाज लगाइए आज कि हमें चाहिए इंकलाब जिंदाबाद, बंगाल में परिवर्तन, जनहित का सरकार। और इस सरकार के लिए हम लोग सब एक वादा करेंगे इस बार, यहां पे दसों लाखों से ज्यादा लोग जो है ये सब वोट पड़ेगा। कोई भी इसको अटकाने की कोशिश करेगा उनको अभी से चेतावनी देनी है हम सबको, हमारा वोट कोई नहीं रोक सकता। इस बार हमारा वोट पड़ेगा, भाजपा और तृणमूल हारेगा। क्या बोलिए जोर से, वोट पड़ेगा कि नहीं? अरे हमें ही नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलिए, वोट पड़ेगा कि नहीं? चलिए हम इस बार एक जनहित की सरकार बनाए बंगाल में। आप सबको शुक्रिया, मेरी आदाब और इंकलाब जिंदाबाद। সীতারাম ইয়েচুরি বক্তব্য রাখলেন এবং মানুষের সরকার হবে, এই বাংলায় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বা তৃণমূল এবং বিজেপি দুপক্ষকেই সরিয়ে সংযুক্ত মোর্চা সরকার গড়বে, সরকার গড়ার ডাক দিলেন সীতারাম ইয়েচুরি। কিন্তু এই ব্রিগেডে যা নজর কাড়লো তা হলো ইয়াং জেনারেশনের প্রতিনিধিত্ব। এই ব্রিগেডে যা নজর কাড়লো তা হলো টুম্পা সোনা গান ব্যবহার করে ইয়াং জেনারেশনের সঙ্গে কানেকশন এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন যা নজর কাড়লো, আব্বাস সিদ্দিকী মঞ্চে ওঠা মাত্রই অধীর চৌধুরী নিজের বক্তব্য থামিয়ে দিলেন। তিনি বলেই ফেললেন, আমি আর বলবো না। কি হয়েছিল সেই সময়? কনফিউশন